पुरानी दिल्ली की इन तंग गलियों से चलते चलते मैं जा रहा हूँ हिंदुस्तान की पहली महिला शासक रज़िया सुल्तान के मकबरे पर। जी हाँ, रज़िया सुल्तान। और इस ब्लॉग में पूरा आपको इसकी हिस्ट्री बताऊंगा। दोस्तों, मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आने वाले टाइम में जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए चलिए चलते हैं। और ये मेन गेट अपने जूते उतार कर हम एंट्री कर रहे हैं और एंट्री करते ही सामने ये हमें दो कब्रें दिख रही हैं। इनमें से एक कब्र है रज़िया सुल्तान की और जो दूसरी कब्र है, ऐसा कहा जाता है, वो उनकी बहन शाजिया की है। रज़िया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की 5वीं सुल्तान या सुल्ताना थी और इनके पिता का नाम शमशुद्दीन इल्तुतमिश था, जो दिल्ली सल्तनत के तीसरे सुल्तान थे। रज़िया सुल्तान का जन्म 1205 में इल्तुतमिश के घर हुआ था और रज़िया सुल्तान गुलाम वंश में पैदा हुई थी। दोस्तों, गुलाम वंश 1206 से 1290 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था गुलाम वंश के शासकों ने, और इसे हम ममलूक डायनेस्टी भी बोलते हैं। दोस्तों, इसे गुलाम वंश क्यों बोला जाता है, इसकी पूरी हिस्ट्री भी आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुई थी, जो कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद ऑफ गौर एक जगह है अफ़गानिस्तान में। मोहम्मद गौरी वहाँ से आया था और 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया। उसके बाद मोहम्मद गौरी दोबारा गौर चले गए और 1192 यानी एक साल बाद फिर से उन्होंने हमला किया और 1192 में जो दूसरी बैटल हुई थी तराइन की, उसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और यहीं से शुरुआत होती है गुलाम वंश की। दोस्तों, आप कहेंगे गुलाम वंश की शुरुआत तो 1206 से हुई थी। तो वो ऐसा हुआ था कि जब वो तराइन की बैटल जीत गए तो उसके बाद उन्होंने अपने एक गुलाम को यहाँ पर जनरल बनाकर रख दिया और ख़ुद वापस गौर चले गए और वहीं पर उन्होंने राज किया। और यहाँ पर जो अपना गुलाम छोड़कर गए थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ही रज़िया सुल्तान के नाना थे। उनकी माँ तुर्कान खातून कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी थी और उनकी शादी रज़िया सुल्तान के फादर इल्तुतमिश से हुई थी। तो इसी नाते जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उनके दामाद थे शमशुद्दीन इल्तुतमिश। 1206 में मोहम्मद गौरी की डेथ हो गई और उसके बाद ही कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनको वो यहाँ एज ए जनरल बनाकर गए थे, उन्होंने खुद को बादशाह साबित कर दिया और यहीं से 1206 से ही शुरुआत हुई गुलाम वंश की, जिसके फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक। क्योंकि वो मोहम्मद गौरी के गुलाम थे, इसीलिए इसे गुलाम वंश बोला जाता है। तो दोस्तों, जो पहले जो इसके शासक थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे और उन्होंने ज़्यादा राज नहीं किया। 1206 से 1210 तक उन्होंने राज किया। 1210 में उनकी पोलो खेलते हुए मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके ही बेटे आराम शाह, उन्होंने दिल्ली सल्तनत पर राज किया कुछ ही दिनों तक। शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने आराम शाह को मारकर दिल्ली सल्तनत, जो कि गुलाम वंश के शासक थे, वो उस पर अपना अधिकार साबित किया और ऐसे वो तीसरे सुल्तान दिल्ली सल्तनत
में जो गुलाम वंश था उसके बने। अब दोस्तों, जो इल्तुतमिश थे उनके बहुत से बच्चे थे वैसे, लेकिन जो मेन माने जाते हैं, जिनको इतिहास में बताया गया है, जो उनके सबसे बड़े बेटे थे, उनका बहुत कम उम्र में ही इंतकाल हो गया, डेथ हो गई। और एक उनके जो बेटे थे वो हैंडीकैप्ड थे, सही से सत्ता नहीं संभाल सकते थे। और जो एक रुकनुद्दीन फिरोज और एक थे रुकनुद्दीन फिरोज, जो इनकी एक और बीवी शाह तुर्कान के बेटे थे। रुकनुद्दीन फिरोज का ध्यान सत्ता में नहीं था, वो सिर्फ सत्ता का सुख भोग रहे थे और सारा उनका ध्यान ऐशो आराम की तरफ था। एक समय जब इल्तुतमिश एक मिशन पर ग्वालियर गए तो पीछे से वो रजिया सुल्तान को दिल्ली की जो सल्तनत की गद्दी थी उस पर उसकी देखरेख करने के लिए बिठा गए, क्योंकि जो रजिया सुल्तान थी वो शुरू से बचपन से ही तलवारबाजी और घुड़सवारी का शौक़ रखती थी, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का खून और इल्तुतमिश का खून इनकी रगों में था। तो ये बहुत ही बहादुर थी। और जो इल्तुतमिश थे उन्होंने रजिया सुल्तान को हमेशा बढ़ावा दिया कि वो ये सब काम करे। तो जब वो वापस आए तो वो देख के बहुत खुश हुए कि दिल्ली सल्तनत की जो गद्दी है रज़िया ने बहुत बखूबी संभाली। वहीं से उन्होंने अपना उत्तराधिकारी, वो ढूंढ ही रहे थे अपना उत्तराधिकारी कि उनके बाद कौन संभालेगा दिल्ली सल्तनत। उन्होंने उसी दिन से रज़िया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब ये बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आई, जो तुर्क सरदार थे। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रुकनुद्दीन फिरोज ने खुद को अपनी माँ शाह तुर्कान और तुर्क सरदारों, जिसे दल चालीसा या तुर्क चालीसा भी बोला जाता था, उन्होंने दिल्ली सल्तनत पर अपना दावा ठोक दिया और खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। तो दोस्तों, रज़िया सुल्तान ने रुकनुद्दीन फिरोज को कैसे हटाया आगे आपको ये बताऊंगा। रज़िया सुल्तान ने एक बहुत ही अनोखा ढंग चुना। वो लाल रंग के कपड़े पहनकर दिल्ली की जनता के बीच में गई और उनको सारी असलियत बताई कि रुकनुद्दीन फिरोज किस किस्म का बादशाह है और वो आपके लिए वो कुछ नहीं सोच रहा, वो सिर्फ अपनी सुख और ऐशो आराम की तरफ ध्यान है उसका। और दिल्ली की जनता भी बेवकूफ़ नहीं थी, वो भी सब देख रही थी, उनको भी पता था। और बचपन से ही, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रज़िया अपने पिता के उत्तराधिकारी के रूप में थी, तो दिल्ली की जनता भी कहीं ना कहीं उनको पसंद करती थी। तो ऐसे रज़िया सुल्तान ने दिल्ली की जनता और कुछ सरदारों की हेल्प से रुकनुद्दीन फिरोज और शाह तुर्कान की हत्या करवाकर खुद दिल्ली की गद्दी पर बैठी। रज़िया सुल्तान ने 1236 से 1240 के बीच में राज किया, बहुत ही कम ही कह सकते हैं, 4 साल तकरीबन। रज़िया सुल्तान ने पर्दा प्रथा को समाप्त करने की पूरी कोशिश करी। दोस्तों, रज़िया सुल्तान के बचपन के जो आप दोस्त बोल सकते हैं, या उनको वन साइडेड, कुछ लोग कहते हैं कि वो वन साइडेड उनको चाहते थे, जिनका नाम था मलिक अल्तुनिया, जो बठिंडा के गवर्नर थे। उन्होंने खुद को, जब रज़िया सुल्तान गद्दी पर आई तो उनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि हम एक महिला की अंडर क्यों काम करें, तो उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया और विद्रोह कर दिया। उसी विद्रोह को दबाने के लिए रज़िया सुल्तान जब बठिंडा गई, पंजाब गई, तो वहाँ पर मलिक अल्तुनिया ने उनको हरा दिया और उनके सामने शर्त रखी कि या तो मुझसे शादी कर लो या फिर जो सज़ा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। तो कोई भी अक्लमंद आदमी, क्योंकि रज़िया सुल्तान के वो बचपन के दोस्त थे,
तो उन्होंने प्रस्ताव कबूल कर लिया और शादी कर ली। और यहाँ पर जब रजिया सुल्तान विद्रोह दबाने के लिए बठिंडा गई तो जो उनके भाई थे मौजूदीन बैरम शाह, उन्होंने दिल्ली सल्तनत पर कब्जा कर लिया और खुद को बादशाह सुल्तान साबित कर दिया। दोस्तों, उन्होंने जो कुछ तुर्क सरदार थे उनकी मदद से जब रजिया और मलिक अल्तुनिया पंजाब से कैथल के रास्ते दिल्ली आ रहे थे तो कुछ अपने विद्रोहियों और अपनी सेना के साथ मिलकर उनकी हत्या करवा दी। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये सामने कब्र है और इसके साइड में ही एक शाही मस्जिद है जहां नमाज अदा होती है। दोस्तों, एक मेरा छोटा सा प्रयास था आपको इस ऐतिहासिक जो जगह है जो अभी गुमनामी के अंधेरे में है, ये कंपाउंड है एक पूरा जिस पे छत भी नहीं है और ASI द्वारा प्रोटेक्टेड है। दोस्तों, छोटा सा प्रयास था कि मैं आपको इस महान शासिका की, पहली महिला शासिका, इनके बारे में जानकारी दूं। अगर मेरी जानकारी में आपको कुछ कमी लगे तो कमेंट में ज़रूर लिखना, क्योंकि ये सब जानकारी मैंने किताबों से, हिस्ट्री की किताबों से पढ़कर ही आपको बताई है। दोस्तों, यहाँ आने का सबसे आसान जो तरीका है वो दिल्ली मेट्रो से आप यहाँ पहुँच सकते हैं। चावड़ी बाज़ार मेट्रो स्टेशन से आप वॉकिंग डिस्टेंस भी आ सकते हैं। 900 मीटर या 1 किलोमीटर मैक्सिमम है। नहीं तो आप तुर्कमान गेट, जहाँ पर दिल्ली के सभी कोनों से पहुँचा जा सकता है, वहाँ पर आकर अगर आप बुलबुली खाना किसी को भी बोलेंगे तो वो आपको आराम से रिक्शा वाला पहुँचा देगा। तो दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ये जानकारी या मेरे बोलने का ढंग कैसा लगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।